देखिए, आज के समय का ज़माना है एक नैरेटिव का। कोई आदमी कुछ कहता है तो कोई आदमी कुछ कहता है, लेकिन वकालत के मुद्दे पर जब बात आती है तो लोग आज के समय में अभी तक उलझे हुए हैं कि एडवोकेट में क्या अंतर है, तो लॉयर क्या होता है, बैरिस्टर क्या होता है, और इनके बेसिक डिफरेंस ढूंढ रहे होते हैं। कभी बात होती है तो बैरिस्टर क्या होगा, कभी बात होती है लॉयर क्या होगा, कभी हम जानना चाहते हैं कि ये एडवोकेट क्या चीज़ होती है। लेकिन अभी मैं यहीं कोर्ट में था तो किसी लॉ के विद्यार्थी ने मुझसे पूछा कि साहब, कई बार हम बात करते हैं सरकारी वकील की, तो कई बार हम बात करते हैं एडीपीओ की, तो फिर एडीपीओ में भी ब्रांचेस होती हैं, वो एडीपी हो जाते हैं, फिर कभी डीपी हो जाते हैं, तो कभी डीडीपी हो जाते हैं, कभी लोक संचालक अभियोजक कहा जाता है, अभियोजन कहा जाता है, सरकारी वकील होते हैं। तो आखिर इनमें अंतर क्या है? हालांकि ये प्रश्न बहुत गंभीर है और उतना ही रोचक है। तो आइए अब हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिनका नाम ना केवल छिंदवाड़ा जिले में बल्कि पूरा मध्य प्रदेश, या ये कहें कि अंतर्राज्यीय स्तर पर किसी व्यक्ति ने गृह मंत्रालय के कार्यभार को बहुत बखूबी के साथ संभाला है। और वो व्यक्ति कैसे हैं जो ना किसी परिचय के मोहताज हैं। हमारे एडीपीओ साहब अभय ठाकुर साहब से आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब। हमारे दर्शक बेसिकली जानना चाहते हैं कि ये सरकारी वकील क्या चीज होती है, या फिर हम कहें कि एडीपीओ क्या होता है। तो सरकारी वकील और एडीपीओ में बेसिक डिफरेंस क्या सर? देखिए, एडीपीओ जो होता है वो पीएससी के माध्यम से परीक्षा देके चयनित होता है। ये सरकारी वकील नहीं होता है, क्योंकि ये लोक सेवा की श्रेणी में आते हैं और द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पद होता है। इनका मुख्य कार्य होता है शासन की तरफ से उपस्थित होकर न्यायालय में शासन का पक्ष का रखना। अधिवक्ता जो होते हैं, अधिवक्ता क्या होते हैं कि विधि में स्नातक हो, उसके बाद वो अधिवक्ता अधिनियम के तहत में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, साथ ही विधि व्यवसाय करते हैं, वो कहलाते हैं अधिवक्ता। तो जो एडीपीओ होते हैं वो अधिवक्ता की श्रेणी में नहीं आते, वो लोक सेवा की श्रेणी में आते हैं। अच्छा साहब, ये बेसिक डिफरेंस आप बता रहे थे, ये बैंड और टाई का जो एक कहानी होती है कि एडवोकेट बैंड लगाते हैं, लेकिन क्या आपके लिए ऐसी बैंड लगाने की बाध्यता नहीं है? नहीं, हमारे साथ में बैंड लगाने की बाध्यता इसलिए नहीं है क्योंकि अधिवक्ता ही बैंड लगाते हैं। और एडीपीओस का जो ड्रेस कोड है, कोट वाइट पैंट वाइट शर्ट, ये ड्रेस कोड। तो यहाँ पर साहब ने बताया कि एडीपीओ जो होते हैं वो पीएससी पास करके चयनित होते हैं, तब वो एडीपीओ हो जाते हैं। लेकिन अभी बात अधूरी रह गई है, अभी बात यहाँ पे पूरी नहीं हुई है साहब। आप ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये सरकारी वकील क्या होते हैं? क्या वो एडवोकेट्स में से बनते हैं, या फिर वो भी पीएससी का एग्जाम देते हैं सरकारी वकील? सरकारी वकील जो होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, अधिवक्ता के कोटे से ही चुने जाते हैं। जो सरकार होती है वो सेशनकारों में पैरवी के लिए उनका चयन करती है, कमेटी बनती है, कलेक्टर साहब के माध्यम से उनका चयन होता है, जो 5 साल के लिए अपनी सेवाएं देते हैं सेशन कोर्ट में। चूंकि जब अभियोजन का गठन नहीं हुआ था उस दौरान अधिवक्ता एडीपीओस की कमी थी, इस कारण से सेशन मामलों में पैरवी करने के लिए सरकारी वकील का प्रावधान आया था। बाद में जैसे जैसे एडीपीओस की संख्या बढ़ती गई है तो कुछ मामलों में अभी जैसे सरकारी वकीलों को हटा करके, अधिवक्ताओं को हटा करके शासन ने ये मामला अभियोजन के सुपुर्द किया है। जैसे कि पॉक्सो के मामले, जगन सनसनीखेज के मामले, लोकायुक्त के मामले, ये नियमित कैडर के अभियोजन अधिकारी लोग देख रहे हैं इसको। तो आपने एक बहुत बुनियादी जानकारी प्राप्त करी कि जो एडीपीओ होते हैं वो एग्जाम पास करते हैं, और जो सरकारी वकील होते हैं वो एडवोकेट्स में से ही बनाए जाते हैं। अब एक बहुत दिलचस्प बात सामने आ रही है। क्या हो रहा है साहब कि पुलिस कुछ मामलों में, जब धारा 27 आर्म्स एक्ट की बात हो रही है, तो बोलती है कि ये मामला ट्रायल बाय माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी होगा, और वहीं पर पुलिस कहती है किसी मामले में कि ये 27 एक्ट का मामला, 27 आर्म्स एक्ट का मामला चलेगा माननीय सत्र न्यायालय के सामने। तो साहब, ये जो विरोधाभास की स्थिति है कि कहीं मामले में पुलिस कहती है कि ये मामला माननीय प्रथम श्रेणी के न्यायालय में चलना चाहिए, और कहीं पर पुलिस कहती है कि ये मामला चलेगा माननीय सत्र न्यायालय के पास। तो आर्म्स एक्ट तो वही है, लेकिन फिर पुलिस इसको दो अलग अलग एंगल में कैसे रख सकती है? देखिए, इसको समझने के लिए आपको जो आर्म्स एक्ट है उसके परिभाषा खंड में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आयुध को और प्रतिषेध आयुध को दोनों को अलग अलग परिभाषित किया गया है। जब बात आती आयुध के संबंध में, तो वो धारा 25 और धारा 5 और 25 का जो अपराध बनता है, वो पहले क्या था कि जैसे आपने किसी व्यक्ति को पिस्टल रखे हुए पकड़ा और वो मामला पुलिस जब पेश करती थी, उस स्थिति में जेएमएफसी ट्रायल होता था। वर्ष 2019 में आयुध अधिनियम में संशोधन हुआ। उस संशोधन के तहत में ये प्रावधान लाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी आयुध को बिना अनुज्ञप्ति के क्रय विक्रय करता है, रखता है, प्राप्त करता है, इस स्थिति में ये मामला 7 साल से अधिक की सजा का होकर आजीवन कारावास से दंडनीय होगा। चूंकि आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है और ये
विशेष विधि का अधिनियम है। इस स्थिति में सीआरपीसी की जो सेकंड शेड्यूल उसके हिसाब से देखा जाता है, उस स्थिति में जो आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है वो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होता है। इस कारण पुलिस के द्वारा इस स्थिति में उन मामलों को सेशन न्यायालय में पेश किया जाता है, जहां की अभियुक्त के द्वारा इसका जो 2019 में जो प्रावधान आ गए हैं उस दशा में जब वो अवैध रूप से क्रय करता है, आयुध को विक्रय करता है, प्राप्त करता है, इस स्थिति में वो मामला क्या हो जाता है, सेशन ट्रायल हो जाता है। यदि इसी प्रकार का कोई मामला ऐसा समक्ष आता है कि अभियुक्त को सिर्फ आपने पकड़ा आयुध रखे हुए और अभियुक्त से जब आप पूछताछ करते हो बोलते साहब मुझे तो एक जगह मिल गई थी, मैंने किसी से खरीदा नहीं, तभी जेएमएफसी कोर्ट का मामला हो जाएगा। तो आपने दो बेसिक चीजों को समझा आज। क्या समझा आपने? एडीपीओ और सरकारी वकील का अंतर। अब हमने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से भी अवगत कराया कि शस्त्र रखने के मामले, अवैधानिक शस्त्र रखने के मामले कब माननीय विचारण प्रथम श्रेणी करेंगे और कब मामला माननीय सत्र न्यायालय के पास जाएगा। हमने आपको बहुत कम समय में एक ऐसी जानदार और जबरदस्त शख्सियत से रूबरू कराया जिनका नाम था अभय ठाकुर साहब। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें। हम आप तक कोशिश करेंगे कि कानून से जुड़ी ऐसी गंभीर और रोचक जानकारियां और सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं आपका अधिवक्ता पीयूष शर्मा आपका सादर अभिवादन करता हूं, लेकिन आपको हमारे साथ बने रहना है और इस वीडियो को अधिक शेयर करना है।